ये सवाल सुन ईशानी झट से बोल पड़ी, आप बहुत अच्छा गाइड करते हो। ईशानी की बातें सुन उसके कमर पर हाथ रख उसे अपने में चिपका पूछा, तो फिर क्यों चेंज किया तुमने? इस सवाल पर ईशानी बस अपने सिर को झुका ली। उसका जवाब न देना एलेक्स को एक ही चीज समझ आ रहा था। वो ईशानी के चेहरे पर अपने हाथ को रख बोला, आज चुप हो जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने तुमसे क्या कहा होगा, पर तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ ही तुम रहोगी। इतना कह उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। हॉस्पिटल में सभी एलेक्स को ऐसा करते हुए देख रहे थे। वही ईशानी अपने हाथ को छुड़ाते हुए सभी की तरफ देख धीरे से एलेक्स से बोली, सर सब देख रहे हैं हमें। ये सुनने और जानने के बावजूद एलेक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे अपने केबिन ले जा, अपने केबिन के दरवाजे को बंद कर उसे दीवार से टिका बोला, अब यहाँ कोई नहीं है। इतना कह वो ईशानी का हाथ छोड़ दिया। तभी ईशानी अपने चेहरे को झुकाए हुए ही बोली, मुझे आपके अंडर नहीं रहना है। ये सुन एलेक्स गुस्से में बोल पड़ा, देखो मुस्कान के वजह से तुम्हें ऐसा कुछ फैसला लेने का कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स के बातों को सुन अपने चेहरे को उठा एलेक्स की आंखों में देखी, फिर बोल पड़ी, मैं मुस्कान मैम के बातों की वजह से कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना कह वो अपने नजरों को फेर ली। तभी एलेक्स रीजन जानना चाहा, तो क्या रीजन है ईशानी? एलेक्स के सवाल का कोई जवाब ईशानी न दे अपने नजरों को झुका खड़ी हो गई। ईशानी को ऐसा करता देख एलेक्स गुस्से में उसके बाजू पर हाथ रख उसे दीवार से और चिपका चिल्लाते हुए फिर पूछ पड़ा, रीजन बताओ। ईशानी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपने चेहरे को झुकाए ही बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन एलेक्स हैरान था। वही ईशानी आगे बोले जा रही थी, मुझे पता है आप मुझे बच्ची समझते हो और मुझसे कभी प्यार भी नहीं करोगे, इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकूं। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स उससे दूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एलेक्स को कोई जवाब न देता देख ईशानी एलेक्स के केबिन से भागते हुए चली गई। वही एलेक्स ने इस बार उसे रोका नहीं जाने से, वो उसे जाने दिया। एलेक्स अपने चेयर पर जा बैठ ईशानी के बातों को सोचने लगा। वही ईशानी रोते हुए बाहर गई थी। उसे रोता हुआ मुस्कान जाते हुए देख ली थी। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो ईशानी के पास जा उसे रोता हुआ देख बोली, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था एलेक्स तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। ईशानी मुस्कान के बातों को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ शौर्य मेंशन पहुंच चुका था। वो कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगा। वही आर्यन भी जल्दी से कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगा। शौर्य मेंशन के अंदर आया तो उसे गुस्से में देख मिहिर, जो अब भी विवेक को मनाने में लगा था, वो भी शौर्य को गुस्से में आता देख शांत हो गया। फिर मिहिर विवेक दोनों ही खड़े हो गए। दूसरी तरफ आर्यन भी अंदर ही आ रहा था। शौर्य अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वही मिहिर इशारे में आर्यन से शौर्य का गुस्सा होने का कारण पूछ रहा था। तभी आर्यन उन दोनों के पास गया और बोल पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता, जब से कॉलेज से निकले हैं भैया का यही मूड है। ये सुन तीनों सोचने लगा। वही शौर्य अपने रूम जा गुस्से में अपने फोन को निकाल वैभव को कॉल किया, पर वैभव मीटिंग में होने के कारण शौर्य का कॉल नहीं देख पाया था। दूसरी तरफ पंछी, ऐना, प्रीता तीनों में से कोई भी क्लास नहीं गए, बल्कि क्लास बंद कर सामने के कैफे में जा बैठ कुछ ऑर्डर कर खाते हुए बातें करने लगे ताकि ऐना का मूड ठीक हो जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम हो चुका था। तीनों फिर अपने हॉस्टल चले गए। पंछी अपने कपड़े बदल अपने बेड पर बैठी थी। तभी पंछी की बेस्टी कृतिका का फोन आया। आज पंछी कृतिका को याद भी बहुत कर रही थी। कृतिका का कॉल आता देख वो झट से कॉल उठा ली, पर वो हेलो करती वैसे ही फोन कट हो गया। तो वो कृतिका को कॉल बैक की, पर फोन लग ही नहीं रहा था। इंडिया में अभी शाम का 6:30 हो रहा था। वही न्यूयॉर्क में अभी सुबह का 9 बज रहा था। बड़े से मेंशन के अंदर टेडी बियर से भरे रूम के अंदर बिस्तर पर बैठी कृतिका अपने फोन को देखते हुए बोली, यार आज भी पंछी से बात नहीं हो पाया। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो कृतिका बोल पड़ी, अंदर आ जाओ। तभी दरवाजा खोल अनुज अपने हाथ में ट्रे ले अंदर कृतिका के पास आ बेड पर बैठ बोला, उठते ही कृतिका, कभी मुझे भी याद कर लो। ये सुन कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, अब पंछी का जगह तो कोई नहीं ले सकता है, आप तो हरगिज नहीं। इतना कह वो मुस्कुराते हुए उदास हो गई। तभी अनुज उसके चेहरे पर आई उदासी को देख ट्रे टेबल पर रख प्यार से पूछा, क्या हुआ कृतिका, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छा गया? ये सवाल सुन कृतिका अपने चेहरे को झुका बोली, आप मुझे हॉस्टल से अपने घर ले आए, अगर ये बात मेरे घर वालों या भैया को पता चला तो सभी मुझे इंडिया बुला लेंगे। कृतिका के बातों को सुन उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख अनुज प्यार से बोला, कृतिका तो तुम क्या चाहती थी? मैं तुम्हें उन लड़कियों के साथ रहने देता जो ड्रिंक स्मोकिंग करती और तुम्हें भी करने के लिए फोर्स करती थी। ये सुन कृतिका अनुज के नजरों से अपने नजर को मिला बोली, मैं अपने रूम को चेंज करवा लूंगी, पर शादी से पहले एक साथ रहना।
इतना कह कृतिका शांत हो गई। तभी अनुज बोल पड़ा, बस ये प्रॉब्लम है, शादी से पहले हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं। कृतिका ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो अनुज अपने हाथ को नीचे कर बोला, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अरेंजमेंट करवाया हूँ। अनुज बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता था। जब अनुज ने ये कहा तो कृतिका झट से बोल पड़ी, नहीं अनुज, आप कुछ मत करो, मैं खुद के लिए देख लूंगी। अनुज बहुत अच्छे से जानता था कृतिका का मना करने का रीजन क्या था। वो कॉफी का कप उठा कृतिका की तरफ बढ़ा, बोला, यार ये सब बातें बाद में हो जाएगा, पर मैं कितने प्यार से तेरे लिए कॉफी बना कर लाया हूँ, पर तू है कि। इतना कह वो अपने मुंह को बना लिया। उसके ऐसा करने से मुस्कुराते हुए कृतिका कॉफी का कप उसके हाथ से ले कॉफी पीते हुए बोली, ये सब तो मुझे करना चाहिए आपके लिए, वैसे आप इतने अमीर हो, फिर आपको कैसे कॉफी बनाने आता है। ये सुन अनुज मुस्कुराते हुए बोला, इंसान कितना भी अमीर हो अपना काम खुद से करना आना चाहिए, मेरी मॉम मुझे ये सिखाया करती थी। इतना कह वो उदास हो गया। अनुज की माँ इस दुनिया में अब नहीं थी और उसके डैड के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी को हमेशा अकेले ही बिताया है और इस अकेलेपन को हमेशा अनुज खत्म करना चाहता था। जब पहली बार कृतिका ने उसे अपने दिल का बात बताया था तो अनुज को लगा था उसके अकेलेपन से भरे लाइफ में कोई तो आए, पर उसके 3 महीने बाद उसे न्यूयॉर्क आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो बस चाहता था कृतिका भी जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। अनुज के उदास चेहरे को देख कृतिका कॉफी को एक ही घूंट में पूरा पिकअप टेबल पर रख उसके गालों पर अपने दोनों हाथ को रख उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोली, तुम इतने चार्मिंग दिखते हो, ऊपर से इतने रिच हो, कॉलेज में तुम्हारे ऊपर इतनी सारी लड़कियां भी मरती है, पर तुम अब तक किसी लड़की पर फिसले क्यों नहीं। कृतिका की बचकानी बातें सुन अनुज मुस्कुराते हुए कृतिका के दोनों हाथ जो अनुज के गाल में रखे गए थे उसे पकड़ बोला, तुम चाहती हो मैं किसी लड़की पर फिसल जाऊं। ये सुन अपने हाथ को झट से नीचे कर अनुज को गुस्से में देख बोली, नहीं हरगिज नहीं। कृतिका के जवाब पर अनुज मुस्कुराते हुए खड़ा हो बोला, अब कॉलेज जाने के लिए जल्दी रेडी हो जाओ, तुम लेट हो रही हो और मुझे भी लेट कर रही हो। ये सुन कृतिका टाइम देखी, फिर झट से बेड से उतर भागते हुए बाथरूम गई। कृतिका अब भी बिल्कुल बच्ची लगती थी अनुज को और ये बचपना अनुज को बहुत पसंद था। वो भी फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम चला गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में पंछी बालकनी के पास जा खड़ी हो शौर्य के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन रिंग किया तो पंछी को लगा शायद कृतिका ही होगी, पर जब वो अपने स्क्रीन पर देखी तो उसे नमन का नाम शो हुआ। नमन का नाम देख उसने कॉल उठा, बोला, खेलो। पंछी का आवाज सुन नमन झट से बोल पड़ा, खेलो पंछी, कैसी हो। ठीक हूँ, तुम बताओ। नमन ने भी झट से रिप्लाई दे दिया, मैं भी ठीक हूँ। इतना कह वो शांत हो गया। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। तभी पंछी पूछ पड़ी, क्या हुआ नमन, तुम कुछ कहना चाहते हो। पंछी के पूछने पर नमन पूरे हिम्मत से पूछा, क्या इस बार हम लोग रियल डेट पर जा सकते हैं। नमन का ये बात सुन उसे वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो शांत रही। पंछी की चुप्पी नमन को उसका जवाब दे रहा था। तभी नमन प्यार से बोला, कोई बात नहीं पंछी, पर तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। वही पंछी नमन की कही आखिरी बात को सोचने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो गया था। शौर्य का मूड फाइनली अब जाकर सभी को ठीक लग रहा था। माहौल को नॉर्मल देख सभी नॉर्मली अपने में बिजी हो गए। मेहर अपने लैपटॉप में उसी आर्मी कैंप के कर्नल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। वही आर्यन ने आज बहुत ड्रिंक कर लिया था। ड्रिंक करने के बाद आर्यन वहां चला गया जहां दिया को बंद करके रखा गया था। उस कमरे के पास जा उसने कमरे का दरवाजा खोला। वही माया कमरे के अंदर शांति से बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला तो माया दरवाजे की तरफ देखी। तभी उसे आर्यन नजर आया। आर्यन कमरे के अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर उसके पास जा बैठ गया। आर्यन के मुंह से शराब का स्मेल आ रहा था। माया उसकी तरफ देखी, फिर अपने नजरों को फेर बोली, यहाँ क्यों आए हो। आर्यन उसकी तरफ कठोरता से देख बोला, तुम ही देखने, तुम पहली लड़की हो मेरे जिंदगी की जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेली हो। ये सुन माया उसे कठोरता से देखी। तभी आर्यन उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख बोला, एक बार मुझे अपने करीब आने दोगी, मैं तुम्हें फिर यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। ये सुन माया उसे देखी। उसकी नजरों को देख आर्यन को समझ आ रहा था उसका जवाब क्या है। वो उसके होंठों के करीब गया। माया को कोई ऐतराज नहीं था। वही वो उसे चूमने की जगह अपने कठोर आवाज में बोला, तुम मुझे आज तक अपने करीब नहीं आने दी थी और मुझे तुम्हारा यही बात हर दिन तुमसे और प्यार करवाता था, पर आज ये कह उससे दूर हो। वो कठोरता से देख माया को बोला, अगर तुम आज भी मुझे अपने करीब नहीं आने बोलती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, क्योंकि भले तुम मेरे जज्बातों से खेली अपने बदले को पूरा करने के लिए, पर मैं तुम्हें आज भी उन लड़कियों से अलग समझता था, पर तुम भी उन लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर हो।
ये कह आर्यन कमरे से बाहर जाने के लिए बेड से उठा ही था, तभी माया उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक बोली, हाँ मैं हूँ उन लड़कियों में से ही एक हूँ और शौर्य को खत्म करने के लिए उन लड़कियों से भी बदतर बन सकती हूँ। ये कह वो उसके हाथ को छोड़ दी। तभी आर्यन उसकी तरफ देख कठोरता से देख बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किस हद तक गिर सकती हो। इतना कह आर्यन कमरे से बाहर निकल कमरे को लॉक कर दिया। वही शौर्य को पता था उसका भाई माया से मिलने गया है, पर वो उसे जाने से रोका नहीं। उसे पता था उसका भाई बच्चों वाला हरकत करता है, पर बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। वही आर्यन कमरे से बाहर जाने के बाद मिहिर के पास जा बैठ गया। मिहिर को शराब का स्मेल आया तो मिहिर अपना काम बंद कर आर्यन की तरफ देख बोला, भाई अकेले अकेले आज पी लिए। ये सुन आर्यन सेठ था पर फिर भी मुस्कुरा बोला, गम भी तो अकेले का ही है। ये सुन मिहिर क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस आर्यन का मूड ठीक करना चाहता था। तभी शौर्य आ दोनों के पास जा सोफे के दूसरे साइड में बैठ बोला, बाहर चले। शौर्य ने जब खुद से बाहर जाने का बात किया तो दोनों ही हैरान थे। शौर्य जल्दी कभी बार बार जाता नहीं था, बस दिन भर अपने काम में या पंछी में बिजी रहता। वही दूसरी तरफ ऐना का मूड अब भी कुछ ठीक नहीं था। वो परेशान हो प्रीता पंछी दोनों से बोली, कहीं बाहर चले। ये सुन दोनों साथ ही बोली, रात हो रहा है, बाहर कैसे जा सकते हैं, वार्डन से सुनना है क्या। दोनों की बातों को सुन ऐना गहरी सांस भर बोली, यार कोई नहीं डांटेगा, हम लोग चुपके से जाएंगे और चुपके से वापस भी आ जाएंगे। ऐना का ये आइडिया दोनों को ही सही नहीं लग रहा था। दोनों का चेहरा देख ऐना समझ रही थी दोनों में से किसी को भी उसका रात को बाहर जाने वाला आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर मैं ऐना अपने बात को मनवाने के लिए अपना मासूम सा चेहरा बना उन दोनों को इमोशनल बातें बोलने लगी। मेरा दिल रोने को कर रहा है पर मैं रोना नहीं चाहती, इसलिए बाहर जाने को बोल रही हूँ, पर तुम दोनों चाहती हो मैं रोऊं तो ठीक है। इतना कह अपना रोने का नाटक शुरू कर दी। तभी दोनों परेशान हो बोली, ठीक है चलते हैं। दोनों ने इतना कहा फिर प्रीता टाइम देख बोल पड़ी, पर अभी रात का 8:30 हो रहा है और हम लोग 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। ये सुन ऐना झट से बोल पड़ी, ओके। इतना कह ऐना कैब बुक करते हुए अपने लिए ड्रेस निकालने लगी। वही प्रीता और पंछी भी अपने लिए ड्रेस निकाल रही थी। तभी ऐना बुक कर अपने लिए रेड कलर का हॉट ड्रेस निकाल पंछी प्रीता के तरफ देखी तो बोल पड़ी, क्या यार पंछी प्रीता तुम दोनों क्या ड्रेस निकाली हो। ये सुन पंछी प्रीता दोनों उसके तरफ देखी। पंछी का ड्रेस जहाँ क्यूट था वही प्रीता ने टी शर्ट और जीन्स निकाल रखा था। ऐना दोनों को देख अपने ड्रेस को दिखाते हुए बोली, हम लोग ना ही बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहे ना ही किसी पार्क में जो तुम दोनों ऐसा ड्रेस निकाली हो। ये सुन पंछी प्रीता दोनों ही साथ पूछी, तो कैसा ड्रेस पहनना। इस सवाल पर ऐना अपने ड्रेस को दिखा दी। ये देख पंछी प्रीता दोनों ने ही मना कर दिया, क्योंकि पंछी कभी सेक्सी ड्रेस पहनी नहीं थी और प्रीता को सिंपल रहना ही पसंद था, और दोनों में किसी के पास सेक्सी ड्रेस था भी नहीं। तभी ऐना दोनों को ड्रेस के लिए भी मनाने लगी, पर इस बार दोनों में से कोई नहीं मानी तो ऐना ने फिर इसके लिए ज़्यादा जिद नहीं किया, पर पंछी को बच्चों वाला ड्रेस पहनने से ज़रूर मना किया। मना तो कर दिया था पर पंछी पहने तो पहने क्या। तभी पंछी का नज़र उस वाइट शॉर्ट ड्रेस पर गया। वो ड्रेस देखते ही पंछी को शौर्य के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगा। कैसे शौर्य उसे सैलून ले गया था, उसका मेकओवर करवाया था और उस दिन ही उससे ये ड्रेस मेकअप आर्टिस्ट ने पहने को दिया था और उसे इस ड्रेस में शौर्य देखता ही रह गया था। फिर दोनों ने रेस्टोरेंट में अपना वक्त बिताए थे, तारों से भरे खुले खूबसूरत रेस्टोरेंट में जहां वो और शौर्य थे। बस उस दिन शौर्य ने उसे किस भी किया था। पंछी को खोया देख प्रीता ऐना दोनों साथ उसका नाम ली पंछी। अपना नाम सुन पंछी शौर्य के ख्याल से बाहर आ उस ड्रेस को निकाली। पंछी ने इस ड्रेस को बस उस दिन ही पहना था, उसके बाद वो इस ड्रेस को बहुत संभाल कर रख दी थी। जब पंछी ने ये ड्रेस निकाला तो उसका ड्रेस भले ही 1.5 साल पहले का हो, पर फिर भी उसके ड्रेस के सामने ऐना का भी ड्रेस फीका लग रहा था। ऐना मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना बात, परफेक्ट है ये ड्रेस। फिर तीनों तैयार होने लगी। व्हाइट ड्रेस में हल्के मेकअप के साथ भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही लाइट ब्लू जीन और व्हाइट टी शर्ट में प्रीता भी बहुत सुंदर लग रही थी। वही रेड कलर के हॉट ड्रेस में ऐना बहुत सेक्सी दिख रही थी। तीनों तैयार तो हो गई थी, पर अब सिर्फ किसी तरह हॉस्टल से बाहर निकलना था। तीनों अपने हाथ में सैंडल ले कमरे से बाहर निकल धीरे धीरे जाने लगी। जब तीनों गेट के पास पहुंची तो प्रीता पंछी साथ धीरे से ही बोली, ये तो लॉक है। ये सुन ऐना चाबी दिखाई तो दोनों का रिएक्शन हैरानी से भर गया। वो दोनों अभी कुछ ना बोल शांति से ऐना को दरवाजा खोलने दी। फिर तीनों बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही प्रीता पंछी उसकी तरफ देखी तो ऐना बोल पड़ी, यार आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रही हो। इतना बोल दोनों का हाथ पकड़ अपने साथ कैब के पास ले गई। तीनों फिर कैब के अंदर जा बैठी। अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को लोकेशन ऐना बता दी। दोनों में से किसी को ये नहीं पता था ऐना उसे लेकर कहाँ जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ शौर्य, मिहिर, विवेक, आर्यन चारों भी बाहर जाने के लिए निकल चुके थे। कुछ वक्त के बाद कैब बड़े से बार के सामने जा रुका। पंछी, ऐना, प्रीता तीनों कैब से बाहर निकल गई। तभी सामने बार देख पंछी, प्रीता दोनों हैरान थी। दोनों कुछ कहती इससे पहले ही ऐना बोल पड़ी, देख मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे अपना मुंह ठीक करना और तुम दोनों को मेरा मुंह ठीक करने में मेरा साथ देना होगा। ये सुन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दोनों ऐना के साथ बार के अंदर चल दी। वही शौर्य, मिहिर, विवेक, आर्यन चारों भी वही बार आ गए थे। वो चारों भी बार के अंदर जाने लगे। वही वो तीनों बार के अंदर जा चुकी थी। अंदर जाने के बाद ऐना ड्रिंक सेशन में गई तो पंछी प्रीता साथ बोल पड़ी, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। दोनों का ये बात सुन ऐना बोल पड़ी, तुम दोनों को मैं शराबी दिखती हूँ? हद है यार, यहाँ शराब के अलावा जूस वगैरह भी है। ये सुन दोनों बस सिल्ली सा मुस्कुरा दी। फिर ड्रिंक सेशन में जा जूस ऑर्डर कर बैठ गई। तभी वहाँ खड़े कुछ लड़के का नजर ऐना, पंछी, प्रीता पर गया तो जो जूस उन्होंने ऑर्डर किया था वो लड़के जा कुछ पैसे दे उसमें ड्रिंक मिक्स करने को बोल दिया। वही वो चारों भी अंदर आ चुके थे, पर वो चारों दूसरे साइड थे जिस कारण पंछी और उसकी दोनों दोस्त उन चारों को नजर नहीं आई। वो चारों साथ बैठ गए। फिर ड्रिंक ऑर्डर कर लिया। वही पंछी लोग का ड्रिंक मिक्स किया जूस आ चुका था। दूसरे तरफ वो लड़के तीनों का जूस पीने का ही इंतजार कर रहे थे। जूस आ गया तो तीनों अपना अपना जूस उठा पीने लगी। जूस पीते हुए वो तीनों बातें कर रही थी। तभी प्रीता को जूस थोड़ा अजीब सा लगा तो वो पीना बंद कर कुछ खाने को ऑर्डर कर दी। वही पंछी और ऐना तो अपने पूरे जूस को अजीब लगने के बाद भी पिए जा रही थी। दूसरी तरफ वो चारों भी अपने ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे। आर्यन ने पहले ही बहुत पी रखा था और अभी उसने और ड्रिंक पी लिया। वही प्रीता का ऑर्डर किया खाना भी कुछ ही वक्त में आ चुका था। दूसरी तरफ ऐना पंछी दोनों को अजीब सा लगने लगा। दोनों ही अपना जूस खत्म कर ग्लास टेबल पर रख दोनों मुस्कुराए जा रही थी। दोनों को ऐसे मुस्कुराता देख प्रीता को दोनों अजीब लगने लगी थी। तभी पंछी खड़ी हो बगल में बैठी प्रीता का भी हाथ पकड़ उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाने लगी। वही ऐना दोनों को जाता देख बस मुस्कुराए जा रही थी। वही प्रीता पंछी के साथ चलते हुए ही बोले जा रही थी, पंछी मैं डांस नहीं करती हूँ, तू और ऐना जा, मुझे क्यों ले जा रही है? पर पंछी कुछ ना सुन उसे अपने साथ ले जाने लगी। वही ग्रुप में खड़े चार लड़के एक दूसरे को देख मुस्कुराए। फिर दो लड़का ऐना के पास जाने लगा। बाकी वो दोनों डांस फ्लोर पर पंछी प्रीता के पास जाने लगा। पंछी डांस फ्लोर के पास जाते ही डांस करने लगी सभी के साथ। वही प्रीता साइड में जा खड़ी हो सोचने लगी, पंछी ऐना को हुआ क्या है? वही दो लड़के ऐना के पास जा बैठ गए और दो लड़के पंछी के पास डांस करने लगे। प्रीता का ध्यान ऐना पर ही था। जब उसने देखा दो लड़के उसके साथ बैठे हैं तो वो गुस्से में वहां जाने लगी। उसने पंछी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था उस वक्त। दूसरी तरफ आर्यन खड़ा हो बोला, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये बोल वो जाने लगा। वही प्रीता गुस्से में वहां उन छिछोरे लड़के के पास जा बोली, क्या कर रहे हो तुम दोनों, दूर रहो मेरी दोस्त से। ये सुन दोनों लड़के हंसते हुए बोले, बेबी तुम्हारी दोस्त तो हमारे साथ एंजॉय कर रही है, तुम भी आ जाओ साथ में एंजॉय करते हैं। ये सुन वो ऐना की तरफ देख बोली, ऐना क्या कर रही हो तुम, उठो। ऐना मुस्कुराते हुए प्रीता को देख नशे में धुत हो बोली, यार मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। ऐना की बातें हरकतें सुन अब वो शुरुआत से सोचने लगी। वो तीनों अंदर आ रही थी तभी इन चारों लड़का पर प्रीता का ध्यान गया था। फिर जूस का टेस्ट अजीब लगना, फिर पंछी ऐना का अजीब बर्ताव करना। अब प्रीता को सब समझ आ रहा था। प्रीता गुस्से में उन दो लड़कों की तरफ देख कठोरता से बोली, तुम दोनों ने हमारे जूस में कुछ मिलाया था ना? इस सवाल पर दोनों लड़के हंसने लगे। प्रीता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अकेले करे तो करे क्या। वही दूसरी तरफ आर्यन उस तरफ ही आ रहा था। वही प्रीता दोनों से अकेले लड़ने का ठानी। दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर दोनों लड़के पंछी के साथ चिपक कर डांस करते हुए पंछी के शरीर को टच किए जा रहा था। तभी पंछी का पैर एक लड़के के पैर पर गया और उसका हील लड़के के पैर में जा गड़ा। वो लड़का कसके चीखा तो उसका दूसरा दोस्त उससे पूछ पड़ा, क्या हुआ यार? उस लड़के ने गुस्से में पंछी को घूरते हुए बोला, ये लड़की। वही प्रीता उनसे लड़ने लगी तो एक लड़का उसका हाथ पकड़ अपने गोद में बैठा लिया। प्रीता खुद को आज़ाद करने का उससे कोशिश करने लगी। वही दूसरा लड़का ऐना को अपने करीब किया हुआ था। बार में मौजूद वो सब देखने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा था। बार में ये सब अक्सर हुआ करता था तो वहां आने वाले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तभी वहां से आर्यन पार हो रहा था तो आर्यन का ध्यान रेड ड्रेस पहनी उसी लड़की पर गया जिससे वो कॉलेज के बाहर मिला था। तभी उसने ध्यान दिया वो दो लड़के दोनों के साथ जबरदस्ती कर रहा है। आर्यन वहां जा दोनों के अपोजिट साइड के चेयर पर जा बैठ गया। प्रीता उसकी तरफ आस भरे नजर से देखी। वही एक लड़का रूडली पूछ पड़ा, क्या चाहिए तुझे? आर्यन अपने हॉन्ट को गर्दन के पास ले जा अपने सोने के चैन को घिसते हुए बोला, दोनों लड़कियां। ये सुन दोनों लड़के जोर जोर से हंसते हुए बोले, पहले हमें मजे कर लेने दे फिर दे दूंगा।
दोनों लड़कों का बात सुन आर्यन का पूरा नशा उतर चुका था, साथ ही उसका आंख गुस्से में लाल हो चुका था। वही प्रीता अपने नम आंखों से उसके तरफ देख बोली, प्लीज हेल्प। प्रीता की मासूमियत आर्यन को माया का याद दिला रहा था। आर्यन गुस्से में सामने रखे खाली ग्लास को उठा, प्रीता को पकड़े, लड़की के सिर पर दे मारा। आर्यन के ऐसे करने से प्रीता घबरा चुकी थी। वही उसके बगल में बैठा लड़का बोल पड़ा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ? तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ? लड़के की धमकी को सुन आर्यन के होंठों पर कठोर मुस्कान लहर गया। वही दूसरे लड़के को चोट लगने की वजह से वो अपना हाथ ढीला कर दिया तो प्रीता झट से उसके गोद से उठ गई। तभी वो लड़का अपने सामने रखे खाली ग्लास को उठा आर्यन पर फेंका तो आर्यन साइड हो गया। वही प्रीता ये देख घबरा चुकी थी। वही ये लड़ाई देख आसपास खड़े लोग शांत हो उस तरफ देखने लगे। वही दूसरी तरफ शौर्य ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका नजर डांस फ्लोर पर गया। उसका नजर अभी तक सिर्फ ड्रेस पर गया था, उसे पंछी का चेहरा नजर नहीं आया था, तो उसे लगा वो लोग बस डांस कर रहे हैं। तो वाइट ड्रेस को देख शौर्य को वो दिन याद आने लगा। तभी उसे मेकअप आर्टिस्ट का कहा बात याद आया, ये ड्रेस सिर्फ एक पीसी है इंडिया में। ये याद आते ही वो ड्रिंक करना बंद कर खड़ा हो उस तरफ जाने लगा। वही शौर्य को ऐसा करता मिहिर विवेक हैरानी से देखे। शौर्य का रिएक्शन बहुत भयानक हो चुका था। ये देख दोनों सोच रहे थे, अचानक से बॉस को क्या हुआ है? वही शौर्य अब तक चेहरा नहीं देखा था, पर उसे इतना तो दिख गया था वो दो लड़के उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। शौर्य वहां जा उस लड़के का कॉलर पकड़ दूर फेंक दिया। शौर्य के ऐसे करने से पूरा डांस फ्लोर में डांस कर रहे सभी लोग रुक गए थे और वो लड़का किसी के पैर पर जा गिरा। वही दूसरी तरफ आर्यन खड़ा हो उस लड़के के पास गया। आर्यन का क्रूर चेहरा से ही लड़का डर गया था। वही आर्यन उसके दोस्त को ही एक थप्पड़ मारा जिससे वो लड़का चेयर के साथ ही पलट गया। ये देख हैना को पकड़ा, लड़का के माथे से पसीना आने लगा। वही आर्यन नैना के हाथ को पकड़ लिया तो लड़का उसे छोड़ दिया। वही आर्यन नैना को अपने बाहों में भर उस लड़के को घूर कर देख बोला, जिसके भी बेटे हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और इन दोनों के साथ कुछ भी करने का कोशिश किए तो बेटा मैं तेरा और तेरा पूरा खानदान बर्बाद करके रख दूंगा। आर्यन की धमकी को सुन दोनों लड़के को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये लड़का बहुत बड़ा खानदान का हो सकता है। तभी सब डांस फ्लोर से साइड हो गया तो वो दोनों लड़के को देखा उसका दोनों दोस्त गंदे कपड़े की तरह धुला रहा है। वही प्रीता, आर्यन का भी ध्यान गया। तभी उसका नजर पंछी पर गया तो प्रीता भागते हुए पंछी के पास गई। दूसरी तरफ शौर्य दोनों लड़के को कपड़े की तरह धो रहा था तो ये देख उसके दोनों दोस्त निकलने में ही समझदारी समझे, पर वो दोनों जो मार खा रहे थे दोनों बहुत पावरफुल घर से बिलोंग करते थे। एक ने किसी तरह कॉल कर अपने गुंडे दोस्तों को आने को कह दिया। वही प्रीता पंछी के पास जा उसे पकड़ी ही थी कि तभी शौर्य का गुस्से में हुआ लाल आंख प्रीता के नजरों से टकराया तो प्रीता का शरीर डर से कांप उठा। तभी शौर्य उन्हें मारना छोड़ प्रीता से पंछी को ले बोला, कौन हो तुम और इसे कहाँ ले जा रही थी? ये सवाल सुन प्रीता को ये आदमी पंछी का जान पहचान का लग रहा था। तभी प्रीता बोल पड़ी, ये मेरी दोस्त है, आप कौन हो? ये सुन शौर्य अपने आगे आए बाल को पीछे धकेला। वहां मौजूद सभी शौर्य को ही देख रहे थे, खासकर लड़कियां, उनका तो शौर्य पर दिल ही आ गया था। शौर्य कुछ कहता इससे पहले ही वहां ढेर सारे गुंडे आ गए। गुंडे शौर्य की तरफ आने लगे। ये देख विवेक मिहिर भी खड़ा हो गया। वही आर्यन नैना को सोफे पर बैठाने लगा। दूसरी तरफ शौर्य प्रीता की तरफ देख बोला, इसे ले साइड में जाओ। ये सुन प्रीता ने ऐसा ही किया। जब वो पंछी को ले नैना के पास आई तो आर्यन बोल पड़ा, दोनों का ख्याल रखो। इतना कह आर्यन भी अपने भाइयों का साथ देने चला गया था। चारों मिलकर उन सब से लड़ाई करने लगे। वही पंछी लड़ाई देख खुशी से ताली बजाने लगी थी। उससे ताली बजाता देख बार में आए सभी लोग भी ताली बजाने लग गए थे। वही लड़ते हुए चारों का हालत छिछोरे लड़कों के जैसा हो गया था। तभी बार का मैनेजर लड़ाई तोड़फोड़ देख पुलिस को बुला लिया। कुछ ही वक्त में वहां पुलिस आ चुका था। कुछ ही वक्त में पुलिस 12 टूटे फूटे हालत में गुंडों और शौर्य, आर्यन, विवेक, मिहिर जिनका हालत लोफ जैसा हो गया था, इन सबको ले वो जाने वाला था। पर जैसे ही एक पुलिस शौर्य को हाथ लगाने को था वैसे ही शौर्य उसे अपने कठोर नजरों से देखा तो उस पुलिस वाले का दोबारा शौर्य को टच करने का हिम्मत नहीं हुआ। तभी शौर्य अपना फोन निकाल बोला, बस 2 मिनट रुको, अभी किसी को भी यहाँ से ले जाने का हिम्मत मत करना। इतना कह शौर्य वैभव का नंबर निकालने लगा। क्योंकि शौर्य अपना रियल आइडेंटिटी तो रिवील कर नहीं सकता था, इसलिए शौर्य वैभव को कॉल लगाने लगा। क्योंकि बड़े से बड़े हर जगह के पुलिस ऑफिसर का बस वैभव का ही जान पहचान था। वैभव अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो वो अपना फोन उठा देखा। शौर्य का कॉल आता देख वैभव कॉल उठा लिया। तभी शौर्य बिना उसका हाय हेलो सुने बस यहाँ जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा बहुत बता दिया। वैभव, मैं अपने भाइयों और पंछी के साथ मुंबई के टाइट ब्रेवरी बार में था तो कुछ गुंडों से लड़ाई हो गया और हम सबको अब पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। ये सुन वैभव झट से बोल पड़ा, पंछी, पर वो वहाँ क्या कर रही है?
ये सुन शौर्य थोड़ा कठोरता से बोला, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी ये मैटर शॉर्ट आउट करो। ये सुन वैभव, ठीक है, बोल। शौर्य का कॉल कट कर मिनिस्टर को बस एक कॉल कर बोला तो तुरंत बार में मौजूद पुलिस ऑफिसर को वार्निंग मिला। पहले तो ऑफिसर को शौर्य का ये सब टाइम पास लग रहा था, पर जैसे ही कॉल आया पुलिस ऑफिसर शौर्य और बाकी तीनों से बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हुए उन गुंडों को वहां से बस ले जाने लगे। पुलिस के उन गुंडों को ले जाने के बाद शौर्य मैनेजर को घूर कर देखा। शौर्य का पावर देख उसे समझ आ गया था ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, तो वो झट से शौर्य से माफी मांगा। वही शौर्य उसे इग्नोर कर पंछी के पास जा उसके बगल में बैठ उसके चेहरे पर अपने हाथ को जैसे ही रखा, पंछी उसे अपने नशे से भरे आंखों से देख बोली, क्यों आए हो अब तुम? इतना कह उसके हाथ को झटक दी। पंछी के बर्ताव से साफ प्रीता को लग रहा था वो उसे जानती है। शौर्य उसे अपने गोद में उठाने के लिए उसके हाथ को पकड़ा तो पंछी उसे फिर खुद से दूर कर दी। शौर्य इरिटेट हो उसे देखा तो पंछी अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा अपने छोटे हाथ को उसके गाल पर रख बोली, तुम इतने टेस्टी क्यों हो? ये सुन शौर्य के होंठों पर मुस्कान आया ही था, तभी पंछी नशे में ही उसके मुस्कुराहट को देख बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें खा लूं? पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे हैरानी से देखने लगा। वही ऐना शराब के नशे में टल्ली हो किसी बिल्ली की तरह शौर्य पंछी को देखे जा रही थी। वही विवेक, मिहिर, आर्यन तीनों के होंठों पर मुस्कान था, पर प्रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही शौर्य पंछी को अपने गोद में उठा बोला, खा लेना, पर यहाँ नहीं। ये सुन उसके गोद में ही दुबक कर पंछी उसे मासूमियत से पूछी, फिर कहाँ? उसका कोई जवाब न दे वो पंछी को अपने साथ ले जाने लगा। तभी प्रीता बीच में आते हुए बोली, मैं पंछी को आपके साथ नहीं जाने दे सकती हूँ। ये सुन शौर्य कुछ कहता इससे पहले ही आर्यन बोल पड़ा, रात बहुत हो गया है, हॉस्टल तो जा नहीं सकती हो, और पंछी मेरे भाई की। इससे आगे वो कुछ कहता शौर्य बोल पड़ा, मैं इसके डैड का दोस्त हूँ। ये सुन प्रीता बोल पड़ी, ओह ठीक है, पर इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही शौर्य पंछी को लेकर बाहर जाने लगा। वही आर्यन बोल पड़ा, हमारे साथ चलो। ये सुन प्रीता ऐना को उठाने का कोशिश करने लगी, पर ऐना गद्देदार चेयर को कसके पकड़ बैठी बोले जा रही थी, मुझे वही जूस पीना है। ये सुन प्रीता बोल पड़ी, वो जूस खत्म हो गया है। पर ऐना सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आर्यन आया और उसके एक हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया, फिर दोनों का नजर मिला। ऐना उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये सुन आर्यन उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, हाँ दिख रहा तुम बच्ची नहीं हो। उसे ले जाता देख उसके पीछे पीछे प्रीता और वो दोनों भी जाने लगे। सभी बार से बाहर आ पार्किंग एरिया के पास आ चुके थे। दो कार था तो विवेक, आर्यन, ऐना एक कार में चली गई क्योंकि ऐना को प्रीता संभाल ही नहीं पा रही थी। वही दूसरे कार में मिहिर, प्रीता, शौर्य पंछी एक साथ बैठ गए। सभी कार में बैठ चुके थे तो विवेक और मिहिर ने कार स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में शौर्य के दादाजी कर्नल के साथ बैठे हुए थे। दोनों जो पूरा होने का इतना दिनों से इंतजार कर रहे थे वो पूरा हो चुका था, पर टेस्ट के लिए कोई ऐसा दोनों को चाहिए था जो उसके इस मकसद को पूरा कर सके, और ये शायद शौर्य ही था। बूढ़े आदमी के होंठों पर एक तीखी स्माइल आ गया। इतने सालों तक शौर्य को वो अपने पास रखा था बस इस दिन के लिए ही। वही मुंबई में शौर्य पंछी को अपने गोद में बैठाया हुआ था तो पंछी शौर्य के ऊपर चढ़ उसके गर्दन पर अपने दोनों हाथ फोल्डकर उसे देखते हुए पूछी, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तभी शौर्य आगे देखा फिर बोल पड़ा, जो पूछना है पूछ लेना, पर अभी नहीं, अब अच्छे से बैठो। पंछी अपने सिर को ना में हिलाने लगी। पीने के बाद पंछी उसे पूरा परेशान कर चुकी थी। शौर्य पंछी के हरकतों से परेशान हो अपने मन में ही बोला, दोबारा इसे ड्रिंक छूने नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ आर्यन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऐना उसे देख उसके हाथ को पकड़ बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, चेक कर लो। इतना कह उसके हाथ को अपने सीने पर रख दी। आर्यन को आंखें तो हैरानी से बड़ा हो गया था। वही कार चला रहा विवेक वो इग्नोर करने लगा। तभी आर्यन अपने हाथ को झटक बोला, इडियट हो क्या? ये सुन ऐना मुस्कुराते हुए बोली, बच्ची इडियट और क्या क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? आर्यन परेशान हो उसे गुस्से में घूरा। तभी उसने जब ऐना का मुस्कुराता चेहरा मासूम सा देखा तो उसका गुस्सा दूर हो गया, पर उसे देख आर्यन को समझ आ रहा था वो ड्रिंक नहीं करती होगी, फिर आज ड्रिंक क्यों किया, और पंछी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती है। इस बारे में वो सोचने लगा। उसके ख्यालों में खोए हुए ही मेंशन आ गया। मेंशन आने के बाद ऐना कार का दरवाजा खोल बच्चों की तरह गार्डन में जा इधर उधर उछलने भागने लगी। वही शौर्य लोग भी पहुंच चुके थे। शौर्य तो पंछी को कसके पकड़ा हुआ था क्योंकि पंछी अपने हरकत से बस उसे सेड्यूस कर रही थी। वही प्रीता ऐना के पास जा उसे रोकने का कोशिश करने लगी। तभी प्रीता का हाथ पकड़ उसे साथ गोल गोल घूम उसे छोड़ दो, जिसके कारण बेचारी प्रीता जमीन पर गिर गई। उसने तो आज सोच लिया था आज के पास वो ऐना के कहने पर कहीं नहीं जाएगी। तभी आर्यन उसके उठने में हेल्प करते हुए बोला, मैं उसे ले आता हूँ, तुम अंदर जाकर आराम करो।
ये सुन प्रीता ने ठीक है कह दिया, क्योंकि प्रीता जल्दी भरोसा करती नहीं थी, पर उसे थोड़ा थोड़ा भरोसा इन चारों पर हो गया था। वही विवेक प्रीता को उसका कमरा दिखाने लगा, तभी वो पंछी के बारे में बोली। पंछी को वो भैया कहाँ ले गए? ये सवाल सुन मिहिर जो उसके पीछे ही आ रहा था वो बोल पड़ा, उसके नशे को उतारने। तुम सो जाओ, पंछी के लिए तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर डाउट है तो पंछी के डैड से बात करा देता हूँ। ये सुन प्रीता ने मना कर दिया और वो सोने चली गई। वही शौर्य पंछी को अपने साथ अपने बेडरूम में ला, उसे बैग पर रखा तो पंछी उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच ली। पंछी के ऐसा करने से शौर्य जो उसे बैग में रख खड़ा ही होने वाला था, पंछी के हरकत के कारण शौर्य का बैलेंस बिगड़ा और वो पंछी के करीब चला गया। तभी पंछी अपने हाथ को उसकी गर्दन पर मोड़ बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ पर फिर भी तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहती, फिर भी तुम्हारे दूर रहने से उदास रहती हूँ। इतना कह पंछी अपने होंठों को शौर्य के होंठों से मिला, उसे चूमने लगी। पंछी के नशे में होने के कारण शौर्य उसे खुद से दूर कर रहा था। उसे पता था पंछी ये सब पर नशे में होने के कारण कर रही है। वही दूसरी तरफ आर्यन के साथ हैना शांति से बैठ गई गार्डन में ही। फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वो रोते हुए ही बोली, मेरी मॉम मुझे बचपन में ही छोड़ गई, उसके बाद डैड ने किसी और को ले आया, तब से डैड और वो औरत मेरी लाइफ कंट्रोल करने में तुले रहते हैं। मुझे नफरत है दोनों से। इतना कह जो थोड़े देर पहले हंस रही थी वो फुट फुट कर रोने लगी। ऐना के बातों को सुनते हुए आर्यन उसके चेहरे को अपने हाथ में भर उसके चेहरे को उठा। जब उसके बड़े बड़े आंखों में आंसू भरा देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन उसके करीब जा उसके कांपती होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा। चूमते हुए ही जब उसे समझ आया वो क्या बेवकूफ़ी कर रहा तो वो झट से उससे दूर हो गया। वही ऐना बेहोश हो चुकी थी। वो जैसे ही जमीन से पटकाने को थी आर्यन उसे पकड़ लिया, फिर अपने गोद में उठा, उसे अंदर ले जाते हुए अपने मन में ही बोला, अगर ये किसी से याद रहा तो। ये सोच वो परेशान हो गया। वही शौर्य पंछी को खुद से दूर नहीं जाने दिया और बस उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। फिर उससे चूमना बंद कर उसके करीब ही रह उसके आंखों में देखने लगा। शौर्य की गर्म सांसें पंछी के बदन को छू रहा था। पंछी अपने नसीली आंखों से शौर्य को देखते हुए नसे में चूर हो अपने नसीली बच्चों वाली आवाज में आगे बोली, तुम इतने खूबसूरत क्यों हो? तुम्हें देखते ही मन करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। लिटिल थिंग के बातों को सुन शौर्य का रिएक्शन ही कुछ अजीब हो गया। वो लड़की नहीं है जो खूबसूरत होगा, उसे ये लड़की हैंडसम ही कह देती। पंछी के बातों को सुन शौर्य अपने होंठ को पंछी के करीब ले जाते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे खाना चाहती हो? शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने छोटे चेहरे को हाँ मैं हिला। अपने छोटे छोटे से हाथ को पंछी शौर्य के चेहरे पर रख उसके आंखों में देखने लगी। पंछी की हरकतें शौर्य को सिड्यूस करने में हमेशा ही कामयाब कर देता था। वैसे पंछी अभी नशे में है, इसे खुद नहीं पता ये क्या कर रही है, पर शौर्य उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, चाहे पंछी नशे में ही क्यों ना हो। पंछी की बातों को सुन शौर्य उसके रसीले होंठों को चूमने से पहले बोला, लिटिल थिंग तुम मुझे आज उकसा रही हो, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। ये कह उसके होंठों पर फिर से अपने होंठ टिका। पंछी के पिंक रंग के कोमल होंठ को शौर्य रसीले फल की तरह चूमने लगा। पंछी के होंठों को चूमते ही शौर्य का काम वासना बढ़ने लगा। शौर्य पंछी को चूमते हुए अपने हाथ उसके जिस्म में फेरने लगा। पंछी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा, वो उस वक्त पूरे नशे में थी और शौर्य उसके नशे में होने का फायदा उठाने से थोड़ा भी नहीं हिचकिचाया। हिचकिचाए भी भला क्यों, पंछी ने आज पहली बार खुद पहल कर उसे उकसाया था उसे खाने के लिए। पंछी के होंठों को चूमते हुए शौर्य अपने हाथ को उसके कपड़े के अंदर ले जा ब्रा को नीचे कर उसके उभरे सीने को छूने लगा। पंछी के होंठ की तरह ही उसका पूरा बदन बहुत कोमल था। उसे चूमते ही शौर्य को पंछी के ऐसे नशे में होने पर करीब जाना सही नहीं लग रहा था, तो वो उसके कोमल शरीर से खुद को दूर कर उठने ही वाला था। तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ खींच उसके ऊपर जा बोली, तुम मुझसे फिर दूर जा रहे हो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। शौर्य पंछी को बहुत अच्छे से जानता था, अगर वो अपना लिमिट क्रॉस कर देता है तो पंछी उससे बहुत नाराज हो जाएगी, इसलिए वो अपने आप का काम वासना शांत कर उससे दूर होने को हुआ था। पर पंछी अपने और बार बार शौर्य को सिड्यूस किए जा रही थी। शौर्य अपने गहरी होते सांस को स्थिर कर ही रहा था। तब तक अपने छोटे हाथ को शौर्य के सीने में रख पंछी अपने छोटे छोटे दांतों से किसी खरगोश की तरह उसके खुले बदन पर जा अपने जंगली दांत को गाड़ा दी। फिर उससे दूर हो रोते हुए बोली, साइको, मुझसे सब कुछ छीनने का ये सजा है। इतना कह उसे फिर बाइट कर बोली, मुझसे खुद को दूर करने का ये सजा है। इतना कह फिर उसे बाइट करने को थी, तभी शौर्य पंछी के कमर को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके होंठ पर अपने होंठ टिका चूमते हुए उसे पलट अपने आप को इस बार ना रोकते हुए उसके जिस्म से सारे कपड़े निकाल उसके जिस्म के हर कोने पर अपने चूमने के निशान को देता हुआ बोला, लिटिल थिंग, तुमसे दूर जाना मजबूरी था, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और ये रात सबूत होगा।
इतना कह वो अब सेडेक्टिवली अपने होंठों को फिर से पंछी के कोमल होंठों पर टिकाते हुए अपने एक हाथ को पंछी के पैरों के पास ले जा फेरने लग गया। शौर्य का हाथ जब पंछी के कोमल हिस्से पर गया तो उसके काम वासना का सीमा पार हो गया। वो अब थोड़ा भी देरी नहीं लगाया, पंछी के अंदर शौर्य सामाने लगा। पर शौर्य के ही करने से पंछी के बड़े बड़े खूबसूरत आंखों में आंसू भर गया। वो शौर्य को खुद से दूर करना चाही थी, पर शौर्य अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके दोनों हाथ ऊपर कर सेडिक्टिव आवाज में बोला, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता लिटिल थिंग, पर ये आखिर दर्द होगा जो मेरे तरफ से तुम्हें मिलेगा। इतना कह वो बहुत प्यार से उसके शरीर के अंदर पूरा प्रवेश करने ही वाला था, पर उसके नम आंखों को देख वो रुक उससे दूर हो अपने सिर पर हाथ को रख खुद में ही बोला, मैं बेवकूफ़ हो गया हूँ क्या। इतना कह पंछी की तरफ फिर देखा, उसके शरीर की तरफ नजर गया तो कंबल ले उसके पूरे शरीर को ढक ऐसे ही लेट गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। जब सुबह का किरण खिड़की से सीधा पंछी शौर्य की आंखों में जा पड़ा तो शौर्य का नींद खुल गया, पर पंछी को अपने बाहों में पा वो अपने आंखों को बंद रखा। वही पंछी अपने आंखों को अलसाए हुए खोली तो पंछी को महसूस हुआ जैसे कोई उसे पकड़ कर सोया है। तो वो झट से अपने आंखों को खोल अपने चेहरे को ऊपर की तो उसे शौर्य का चेहरा नजर आया। वो उसके चेहरे को देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया, पर जब उसे महसूस हुआ उन दोनों के बदन पर कपड़ा नहीं है तो वो चिल्ला पड़ी। साथ ही शौर्य को जोर से धक्का दे दी जिस कारण शौर्य जमीन पर जा गिरा। वही पंछी खुद को ब्लैंकेट से फोल्ड कर ली।